उस समय मैं जब टिफ़िन लेने गया कि भूख लग गई यार, कुछ खाना होगा, रात में आप कुछ लेने भी नहीं जा सकते हैं। तो जब मैं टिफ़िन को अप्रोच किया तो उस टिफ़िन को चूहे ने पूरा समाप्त कर दिया था, रौंद के जा चुके थे था। और उनके जो पहलू थे, सभी टीचर्स ही ऐसे थे जिन्होंने कभी लाइफ को बहुत लोड लेके देखना नहीं सिखाया। पहले आपको इस चीज़ को मानना और एक्सेप्ट करना होगा कि कोई भी एम बहुत हाई नहीं होता है। अगर अब भगवान ने आपको इतना दूर तक लाया है कि आप कोई ऐसा सपना देख सकते हैं, तो उसको पाना बहुत कठिन नहीं है कि आप ऑनेस्ट प्रयास करें और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व आदित्य सिंह जी से, जो वर्तमान में हरदा जिले में कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। खिलाड़ी, साइकिलिस्ट, हंसमुख और सौम्य व्यक्तित्व के धनी आदित्य सिंह साहब ने अपनी पदस्थापना के बाद से ही लगातार अपने विकास कार्यों और कार्यशैली से हरदा जिले के नागरिकों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बहुचर्चित हरदा पटाखा ब्लास्ट मामले में भी आपने पीड़ितों की हर संभव मदद करने के प्रयास किए हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना हम सब के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव होगा। आज इस कार्यक्रम में हम उनके व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा, अनुभव, उनकी उपलब्धियां और सफलता के लिए उनके मंत्रों के बारे में जानेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम हरदा जिले के कलेक्टर श्री आदित्य सिंह साहब से बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार कलेक्टर साहब, स्वागत है आपका एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। थैंक यू। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताइए। प्रारंभिक जीवन मेरा मैं रीवा ज़िले से बिलोंग करता हूँ, रीवा मध्य प्रदेश। हमारा ज़िला एमपी यूपी बॉर्डर में है। तो रीवा अपने आप में मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी में एक बहुत वहाँ का जो एक काफ़ी बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो शहर का रहा है। रीवा में पढ़ाई को लेके एक अलग लेवल की जागरूकता है। तो इस कारण से पहले जो हम लोगों के प्रारंभिक वर्ष होते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हम लोग की एजुकेशन रहती थी। रीवा में आज भी बच्चे निकलते हैं और उस समय भी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीवा के बच्चे निकलते थे। तो एक बड़ा अच्छा वातावरण वहाँ पे था। साथ ही खेल कूद में भी बहुत रुचि लेते थे हम लोग। तो इस कारण से वहाँ पे हमारे जितने भी स्टेडियम्स थे और स्पोर्ट्स के जो जो फैसिलिटीज़ थी उसको यूज़ करते रहते थे। और बचपन से ही फुटबॉल का बहुत शौक था, तो फुटबॉल और एथलेटिक्स का बहुत शौक था। स्विमिंग भी करते थे। तो एक एक ऐसा एक प्रारंभिक हम लोगों का एक समावेश रहा। और 10वीं क्लास के बाद आईआईटी जेईई की कोचिंग करने के लिए मैं 2 साल के लिए कोटा में था। और वहाँ फिर जेईई की परीक्षा पास होने के बाद मैं 2008 से 2012 तक आईआईटी रुड़की में रहा। और 2012 में ही मैं दिल्ली आके यूपीएससी की तैयारी किया और 13 में मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर 2013 के एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और तब से मैं सेवा में हूँ। बाद आईआईटी से पास आउट होने के बाद आईएएस बनने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? जनरली मैंने जैसा आपसे बताया कि एक जिस वातावरण में हम लोगों की परवरिश रही है, उसमें एक बहुत मेरे ख्याल से बहुत भी नहीं, सबसे बड़ा जो हमारा प्रायोरिटी उस समय सभी लोगों का जो था, जो हमारा पूरा क्लास के बच्चे या जो हम लोग का एज ग्रुप का था उस समय, वो करियर को लेकर रहता था। और उसमें सबसे जो मुझे लगता था आज भी, जिसमें आप सबसे मीनिंगफुल एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में करते यदि किसी एक संस्था को देखते हैं, तो उस संस्था में रीवा में भी हम लोग करेक्टर को देखा था। और एक बचपन का एक वाकया था कि जब जैसे हमारे नाना जी वो राज्य प्रशासनिक सेवा में कार्यरत थे और जब उनका देहांत हुआ, तो उनके स्वत्वों के निराकरण के लिए हम लोग जैसे उनके जो ऑफिस में हम लोग को जाना पड़ता है, तो उस काम से हम लोग पन्ना गए थे। और पन्ना में जब हम लोग कलेक्ट्रेट में वी वर वेटिंग फॉर ऑल थिंग्स टू हैपन, उसके बाद वी मेट द कलेक्टर, द देन कलेक्टर। और तब बहुत छोटा था मैं, 5 या 6 साल का था, बट एक आपको एक अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ता है कि यहाँ पे देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी जो चल रहा है। तो तब से जैसा सीख जाते हैं कि क्या बनेंगे, कोई भी पूछता था तो आई वाज लाइक कि कलेक्टर ही बनेंगे। जब
बड़े होते गए तो धीमे धीमे समझ में आया कि ये बहुत एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से आप शहर के और आप देश के हर सेक्टर को और हर एक इंसान के जीवन के पहलू को टच कर सकते हैं, पॉजिटिवली टच कर सकते हैं। तो इस कारण से उसकी अहमियत जैसे जैसे समझ आई और बढ़ती गई, क्योंकि आईआईटी इसलिए जाना ज़रूरी था क्योंकि ग्रेजुएशन करना ज़रूरी था। मोस्टली हमारे घर में ज़्यादातर डॉक्टर हैं। माय फादर इज़ अ डॉक्टर, माय सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, माय मदर इज़ ऑल्सो एमएससी। तो इस कारण से ये था कि परिवेश तो डॉक्टर्स का था, लेकिन बायोलॉजी मुझे इसलिए कठिन लगती थी क्योंकि डायग्राम बनाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो ये एक छोटा सा रीज़न था, बट बेसिकली आईआईटी आज भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। तो जो हमारे स्कूल के सीनियर्स थे वो भी आईआईटी को एम करते थे कि जेई क्रैक करना है। तो हमारा भी उनके साथ जब उठना बैठना रहा तो ये समझ में आया कि जेई क्रैक करना अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस, अपने आप को आप एक इंटेलेक्चुअली यू कैन प्रूफ योर सेल्फ। तो उस समय कोई ग्रेजुएशन का हम लोगों को चूज़ करना था, तो इसलिए जेई को चूज़ किया हमने, आईआईटी को चूज़ किया। यानी हम कहें जब आप 10th 11th में थे तभी आपने तय कर लिया था कि आपको आईएएस बनना है। बिल्कुल। और आईआईटी में ग्रेजुएट करने के बाद जैसे ही हम लोग निकले, इसलिए मैं कभी प्लेसमेंट्स में आई नेवर पार्टिसिपेटेड इन, और कभी ऐसा नहीं था कि देश के बाहर जाके भी जॉब करना है, क्योंकि आईएएस में आईआईटी में मोस्टली ये ऑप्शंस काफ़ी अच्छे भी रहते हैं। तो इसीलिए जैसे ही ग्रेजुएशन पूरा होते ही आई थिंक लास्ट डे ऑफ कॉलेज हम लोग सीधे अपनी तैयारी का उसके नेक्स्ट दिन से हमने अपनी चालू कर दी थी। ओके सर, स्कूली शिक्षा के दौरान क्या ऐसा कोई टीचर या कोई ऐसा कोई शख्स रहा है जिसने आपको आईएएस बनने के लिए प्रेरित किया हो? देखिए, टीचर्स का रोल, मेरे ख्याल से पेरेंट्स और टीचर्स का रोल तो सबसे ज़्यादा रहता है। तो स्कूल के जो टीचर्स, हमारे जिस स्कूल में हम लोग थे, वो आई थिंक पेरेंट्स से भी ज़्यादा आपकी लाइफ में कभी कभी उन पहलुओं को टच करते थे। तो बिल्कुल थे, बहुत सारे टीचर्स थे। जब हम लोग छोटे थे तो प्रारंभिक क्लासेस में सूरी मैम थी, राखड़ा मैम थी। और जब हम लोग बड़े होते गए तो हमारे मैथ्स के जो टीचर थे, बिकॉज तब तो क्लियर ही था कि आपको जेई देना है, तो जो 9th 10th के हमारे मैथ्स के जो टीचर थे, मिश्रा सर, उनसे आज भी हम लोग संपर्क में हैं। और 11th 12th में हम लोग जैसे कोटा में एक अलग माहौल है, तो वहाँ तो टीचर्स भगवान की तरह और ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज अब वो 3 वर्ष आपको, 2 वर्ष जो मिलते हैं तैयारी के, वो अलग पहलू से वो लोग दिखाते हैं। तो वहाँ भी आई वॉज लकी कि मिस्टर बंसल जो थे, उनके साथ हम लोगों को उनके क्लास में पढ़ने का मौका मिला। तो बंसल सर का एक बहुत वो था, और उनके जो पहलू थे, सभी टीचर्स ही ऐसे थे जिन्होंने कभी लाइफ को बहुत लोड लेके देखना नहीं सिखाया कि ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत कठिन है। उनके सबका दृष्टिकोण, जिनका भी मैंने नाम लिया है, वो ये था कि ऐसा कोई वो नहीं है, इट इज़ आपके वश में है इस सब चीज़ों को क्रैक करना। और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर आप लाइफ में नॉट ओनली एग्ज़ाम, किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी सिचुएशन को आप अप्रोच करते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स बिल्कुल देता है। फैमिली में कोई ऐसा शख्स जिसने आपको प्रेरित किया हो या जिसको देख के आप अट्रैक्ट हुए हों कि मुझे आईएएस बनना है या प्रशासनिक सेवाओं में जाना है? जी, फैमिली हमारी जॉइंट फैमिली रही है, तो हमारा तो फैमिली ऐसा है कि हम सब लोग, जैसे अगर बोलेंगे किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो आई थिंक हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, नाना जी की मुझे उतनी स्मृति नहीं है, परंतु उन्हीं के एक्सपीरियंस के कारण, जो जिस अनुभूति का मैंने अभी आपसे शेयरिंग किया, तो बिल्कुल नाना जी का इसमें बहुत बड़ा मेरे श्रेय था। हमारे दादाजी जो थे वो अगेन हमेशा पढ़ाई की बात करते थे। अगर घर में, जैसे मैं जॉइंट फैमिली का हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे, हम लोग 6-7 बच्चे घर में रहते थे, 7 कजिन्स हम लोग साथ में बड़े हुए हैं। तो जब हम लोग सब बैठते थे तो वो हमेशा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछते थे। अच्छा, और आपके दादाजी ही ऑलवेज यूज्ड टू आस्क वेरी टफ क्वेश्चंस। एंड वो बहुत ही उस टाइम में वो बीएचयू से ग्रेजुएटेड थे, तो ही वाज वेरी लर्नड पर्सन। तो एक वो रहा। अगेन दादी का बहुत ज़्यादा रोल रहा। उस समय में उनका, आई थिंक जब वो 1940s 50s की बात होगी, जब वो हरिद्वार में शी यूज्ड टू स्टडी आयुर्वेदा एंड बोर्डिंग में थे। ओके।
तो ये 3 जो हमारे जो पर्सनैलिटीज़, क्योंकि आज भी देखिए आप, आज के परिवार में भी दादा, दादी, नाना, नानी, इन सब का बहुत वो रहता है। और हमारी नानी भी हम लोग के साथ रहती थीं, तो वो हमेशा हम लोग को मतलब ऐसी किस्से, कहानियाँ माइथोलॉजिकल वो भी बताती थीं, जिनसे पॉजिटिव थोड़ा-सा मोरल अप्रोच आता है। इसके अतिरिक्त ऑब्वियसली आई थिंक माय फादर, ही इज़ स्टिल माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। मेरे पिताजी ने, और पूरे टाइम जो मेरे साथ खड़ी रहीं वो मेरी मदर रहीं। चाहे हम लोग कोटा में प्रिपेयर करने जाते थे तो वो तब भी, क्योंकि फादर बिजी रहते थे अपने प्रोफेशन में, तो माय मदर हैज़ स्ट्रगल्ड इक्वली विथ मी। एंड आई हैव अ सिस्टर, एल्डर सिस्टर। तो जो मुझे डिसिप्लिन सिखाती थी वो मेरी एल्डर सिस्टर थी, कि अभी पढ़ाई करने की एज है तो ज़्यादा खेलो कूदो नहीं। तो वो रूल जो क्लास टीचर वाला था वो घर में मेरी सिस्टर का रहा। तो एज अ होल मैं वही कह सकता हूँ कि मैं अभी अगेन, और इतने सारे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन मुझे जी लगा। जी। तो एज सच जो सबसे ज़्यादा जिसको हम लोग कह सकते हैं टच किया, और वो जॉइंट फैमिली में रहते थे या फिर जॉइंट न्यूक्लियर? फैमिली हम लोग, ओके जैसा मैंने बताया कि माय फादर आर 5 सिबलिंग्स, दे आर हैविंग मतलब 2 हमारी बुआ जी और 3 जैसे चाचा जी लोग हैं। तो हम तीनों चाचा, और मतलब पापा और दोनों चाचा, हम लोग एक ही घर में रहते थे, दादा दादी। रीवा में आप लोग जी रहते जी थे? जी। ओके। आईआईटी के बाद आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोई आपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे दिल्ली में? बिल्कुल, क्योंकि सिविल सर्विसेज में मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया था वो मैंने इंजीनियरिंग का नहीं लिया था। ओके क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आईटी में जब गया तो मेरा क्लियर था कि मैं प्लेसमेंट्स नहीं लूँगा और आईएएस में ही वो करूँगा। तो मैंने बहुत कीनली, जो आप कह सकते हैं कि उसको, सिविल का जो मेरा ब्रांच का पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने उसको नहीं किया था। तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की पढ़ाई की थी। अंततः मैंने सोशियोलॉजी से एग्ज़ाम दिया, एक सब्जेक्ट जो हमें चूज़ करना पड़ता है। तो इस कारण से मुझे दिल्ली में रहते हुए कोचिंग का और गाइडेंस का ज़रूरत लेना पड़ा। ओके ओके। जैसे कहते हैं कि आईएएस बनने की इच्छा कहीं ना कहीं आपकी बातचीत से समझ में आ रहा है कि स्कूली जीवन में ही आपने तय कर लिया था। जब आपका हम इंटरव्यू लेने वाले थे तो हमने थोड़ा सा आपके बारे में रिसर्च की थी और कुछ ऐसा पता लगा कि जब आप बहुत छोटे थे तो वो कोई एक वाकया है जब आपने आईएएस बनने की इच्छा बहुत ही कम उम्र में जाहिर की थी, तो कुछ याद है आपको? जी बिल्कुल, जैसे हम लोग पन्ना गए थे उस समय, तो वहाँ पे हम लोग कलेक्ट्रेट गए। पन्ना का कलेक्ट्रेट तब पुराने एक महल में लगा करता था, और वो ऐसा था कि जब कलेक्टर सर उस समय के आए तो सब लोग उनके पीछे गए। तो मुझे आज भी वो सीन याद है कि उस सीढ़ियों में सब एक के पीछे एक, काफ़ी रश हुआ उसके बाद। तो उसके बाद जब हम लोग गए, पन्ना बड़ा हॉट सा एरिया है, तो जब उनके हम लोग चेम्बर में गए तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल सा फील हुआ। एंड देन उन्होंने बड़े प्यार से और बड़े अपनत्व के साथ फील हम लोगों को कराया, क्योंकि नाना जी भी उन्हीं के टीम का हिस्सा थे। तो तब ये लगा, बाहर आते ही मैंने पूछा अपनी मदर से कि ये क्या मतलब सिस्टम है। तो उन्होंने जो समझाया उसके बाद से ये आदत हो गई थी, क्योंकि रीवा में एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनोगे। आज भी पूछते हैं, घर के बुजुर्ग लोग हमेशा पूछते हैं, क्लास में टीचर्स पूछते हैं। तो तब से ये आदत पड़ गई कि कलेक्टर बनेंगे। और जब जब जैसे जैसे आगे जाके थोड़ा सा मैच्योरिटी आई, तो ये लगा कि बिल्कुल ये एक ऐसी संस्था है जिससे आप देश के सभी लोगों को और आप सभी पहलुओं को एक पॉजिटिव अप्रोच दे सकते हैं। तो मतलब उस दिन वो जो कलेक्टर का जलवा आपने देखा वहां पर बचपन में और उसके बाद कहीं ना कहीं आप प्रेरित हुए, ऐसा कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं इम्प्रेशन फर्स्ट तो वही था, और बाद में तो जब मैं वही कह रहा हूँ, जैसे जैसे और समझ बढ़ते जा रही थी, क्योंकि तब मैं 5-6 साल का था। जी उस समय जो चीज़, जो भी छाप उस समय आई होगी, और वो कहते हैं कि कहते कहते काम हो जाते हैं, तो तब से कहना चालू हो गए और धीमे धीमे समझ में आया जब बड़े हुए। कभी 26 जनवरी के कार्यक्रम में देखा या 15 अगस्त में। परंतु आप आए दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं कि इन सभी संस्थाओं के बारे पे, चाहे वो ओके। जिले में जो भी ऐसे रहते हैं। स्कूली शिक्षा के दौरान आप क्या स्टूडियस विद्यार्थी माने जाते थे या फिर आप एवरेज स्टूडेंट थे? अ, इसमें बचपन से ही मुझे नहीं ध्यान है कभी भी कि मैं मतलब मेरी रैंक भी सेकंड कभी हुई होगी क्लास में। और क्योंकि मैंने जैसा बताया कि रीवा एक ऐसा, वहाँ का परिवेश ऐसा है कि पढ़ाई
में अव्वल रहना। जैसे रीवा में मैं हमेशा हंसता हूँ कि रीवा 2 चीज़ों के लिए ही बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। एक आपकी पढ़ाई लिखाई में वहाँ लोग बहुत ऊपर जाते थे, और वहाँ पे थोड़ा जो एक गुंडागर्दी वाला माहौल रहता था वो भी काफ़ी रहता था। 2 दिशा में लोग रहते थे, लेकिन दोनों में मतलब ईमानदारी से अगर आप देते थे अपना 100%, तो वहाँ का आदमी बड़ा प्रसिद्ध रहता था। इस कारण से पढ़ाई लिखाई, क्योंकि एक ऑब्वियसली मैं जोक्स अपार्ट, तो पढ़ाई लिखाई में बचपन से बड़ा अच्छा एक माहौल मुझे मिला, तो उस कारण से बचपन से ही पढ़ाई में हम लोग ठीक रहे। मेरे पेरेंट्स ने भी उस माहौल को और प्रमोट किया जो मतलब आप स्कूल से कभी मिलता था। सेकंड नहीं आए? होपफुली, तो मुझे जहाँ तक मेरी मेमोरी है तो। अच्छा, आपकी जैसे सिस्टर जो थी वो भी आप जितनी स्टूडियस थी, या फिर आपसे बेहतर थी, या आपसे कमजोर थी? देखिए, घर में तो पूरा पढ़ाई का माहौल रहता था, और मेरी सिस्टर अभी डॉक्टर हैं लंदन में, तो वो अपना उन्होंने अलग एक परिकाष्ठा अपनी स्थापित की है। बचपन में क्या होता है कि पेरेंट्स का एक आदत होता है कंपेयर करने का, तो अगर आप 100 को 99 से कंपेयर करेंगे तो 99 भी आपको लगेगा कि और मेहनत कर सकता है। तो हमारे और सिस्टर के बीच में ये जरूर होता था, बट माय सिस्टर वाज इक्वली गुड इन स्टडीज। वो भी उतनी परिश्रमी रही। वो अन्य बहुत सारी चीज़ों में, वो आर्ट्स में उनका बहुत रहता था। उनका को करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एथलेटिक्स हो, उसमें शी वाज बेटर देन मी। शी इज स्टिल बेटर ऑब्वियसली। ओके। अच्छा, ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज रहती हैं स्कूली शिक्षा के दौरान, आपका इन सब में आपकी रुचि कैसी रही? को करिकुलर में जनरली मैं ज़्यादातर, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो एक वातावरण हम लोग को बचपन से ही मिला, तो क्योंकि मेरी सिस्टर में को मैं उसमें फॉलो करता था। ओके। तो वो मैंने देखा एथलेटिक्स में है, तो हम भी पीछे पीछे उनके लग गए, तो ये एडवांटेज तो मुझे हमेशा रहा। और वो अगर कभी, जैसे हम लोग बहुत छोटे जब थे, तो जो ये आर्ट्स के भी जो इशू रहते थे, ग्रुप डांस और ये सब में भी रहते थे, बट स्पोर्ट्स में वी वर वेरी गुड। स्विमिंग भी हम लोग करते थे। तो को करिकुलर में मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही आज भी बहुत अच्छे। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपने को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप उतना ही इंटरेस्ट लेते थे। सर, अभी तक जहां तक हमने समझा है कि आपने दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और आपने उन चुनौतियों पर कैसे विजय प्राप्त की? देखिए, यूपीएससी की परीक्षा के दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो आपको एक मोटिवेशन की होती है, कि एक इमेज है उस एग्ज़ाम की कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, कैसे क्लियर होता है, क्या सिलेबस है, सिलेबस ही नहीं है कुछ कहते हैं, बहुत बड़ा है, सब कुछ पूछ सकते हैं। तो एक तो मोटिवेशन का रहता था। दूसरा, क्योंकि उस समय जहाँ हम लोग तैयारी करते हैं, वहाँ पे एक बड़ा कसा हुआ सा माहौल है। दिल्ली आप अगर आप देखेंगे, तो जिन एरियाज़ में कोचिंग होती हैं वो बड़े कंजस्टेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे सरवाइव करना और अपनी हेल्दीली सरवाइव करना, आपकी तबीयत नहीं ख़राब हो और आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, ये भी एक चुनौती होती थी। क्योंकि जनरली आप जब घर में रहते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, कॉलेज में भी बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहता है, बट आप अगर एक कमरे में, जो कि 10 बाय 10 का एक कमरा है जिसमें आपको रह के पढ़ाई करनी है, आप बाहर जा रहे हैं तो या तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी काम से ही जाते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती तो उसमें सरवाइव करना भी रहती थी। और इसके अतिरिक्त एक ये माइंडसेट के साथ करना कि आपको एक जो बड़ा सा सिलेबस है फिक्स टाइम फ्रेम में कंप्लीट करके जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम क्रॉस करना है और उस पायदान पे पहुंचना है, तो ये सभी चुनौतियां स्ट्रगल के टाइम रहती थी। कोई ऐसा शख्स उस दौरान जिसने आपको, जैसे आपने कहा ना कि मोटिवेशन बड़ा जरूरी होता है, तो कोई ऐसा शख्स जो आपको मोटिवेट करता रहा हो? बिल्कुल, पेरेंट्स तो अगेन आई विल से कि आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता है। अभी यहाँ भी आने के पहले सुबह मैं अपनी मदर से आधे घंटे बात करके आ रहा हूँ, डेली करते हैं। फादर ऑलवेज, आई नो ही इज़ प्रेजेंट देयर फॉर मी। माय सिस्टर जो मेरी क्लास टीचर रही हैं, अभी भी हैं, तो वो तो 3 शख्स मेरे हमेशा रहे। परंतु जो प्रिपरेशन के दौरान मेरे साथ 24 घंटे रहते थे, उनमें से एक मेरे कॉलेज के सीनियर मिस्टर ब्रिजेश हिरात। वो आई विल से कि जैसे माँ बाप ने मुझे जितना गाइडेंस दिया होगा, उतना गाइडेंस उन्होंने 2 साल में मुझे दिया। आज भी मैं उनको मतलब भगवान जितना मानता हूँ, और साल में जितना हो सकता है मैं उनसे एक आध बार मिलने का प्रयास करता हूँ। एक मेरे जैसे ये बड़े सिंसियर से गाइडर थे, गाइडेंस देते थे, वैसे ही मेरे एक फ्रेंड थे प्रभ,
वो लाइट साइड वाले थे कि अरे बहुत टेंशन नहीं लेना है, सब अच्छे से हो जाता है। तो उन्होंने मेरा कहते ना दिमागी संतुलन जो था कि एक तरफ अच्छा मोरल साइंस वाला गाइडेंस था और एक तरफ ये वाला था जो दोस्त वाला रहता है कि नहीं नहीं चलो ज़्यादा दिक्कत है मूवी देख के आते हैं, तो वो वैसे वाले। तो ये दो शख्स मेरे साथ हमेशा रहे। फैमिली से मेरे एक फूफा जी हैं श्री विनोद कुमार सिंह, वो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। तो करियर में उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। वो जब भी दिल्ली आते थे तो मिलते भी थे हम उनसे, और वो एक मोटिवेशन आज भी मेरे लिए है। उनका जो उन्होंने अपने लाइफ में आज मुकाम हासिल किए हैं वो आज भी हमको मोटिवेट करते हैं। तो ये जो मिक्स बंच है ये मेरे लाइफ का गाइडिंग स्टार उस समय का रहा है। कोई ऐसी कोई घटना ना याद आती है जिसमें आप एकदम बहुत परेशान हो गए? और बहुत सी घटनाएं याद आती हैं, जैसे कि अभी सोचने में लगता है वो दिल्ली में रहने का वो दौर था, वो बड़ा हसीन और अच्छा लगता है क्योंकि रिजल्ट अच्छा रहा। बट बहुत सी ऐसी घटनाएं होती थी जिसमें से एक घटना मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी भी जैसे उस समय हम लोग सोना और जगना ये बड़ा आपका क्लॉकवाइज रहता है, तो जल्दी ही सोने की आदत थी। आज भी मैं जल्दी ही सोता हूँ, तो ऐसा लगता था कि कई बार कि खाना खाने का ज़रूरत नहीं है, आप सो जाए। मैं जनरली 9 बजे के लगभग तब सो जाता था। तो एक दिन ऐसे ही रहा कि कुछ शाम को आई थिंक मैंने कुछ स्नैक्स खा लिए, तो मुझे डिनर की ज़रूरत नहीं लगी और मैं सो गया। और लेकिन रात में भूख लगती है तो नींद खुल जाती है अपने आप, उसमें आपका वश नहीं है। तो मेरी रात को नींद खुली लगभग 12 साढ़े 12 बजे। तो मुझे लगा यार कि टिफ़िन तो रखा ही होगा, उसको खा लेते हैं। तो मेस से टिफ़िन आता था दिल्ली में। तो उस समय मैं जब टिफ़िन लेने गया कि भूख लग गई यार, कुछ खाना होगा, रात में आप कुछ लेने भी नहीं जा सकते हैं। तो जब मैं टिफ़िन को अप्रोच किया तो उस टिफ़िन को चूहे ने पूरा समाप्त कर दिया था, रौंद के जा चुके थे। दिल्ली के चूहे बहुत ही नोटोरियस चूहे थे। तो तब मुझे ऐसा सा फील हुआ कि यार लाइफ में आज उस मुकाम पे हूँ मैं कि मतलब खाना भी अगर पेट भी भरना है तो मतलब आई कैन नॉट गो एनीवेयर। तो बड़ा हेल्पलेस सा फील हुआ। मतलब वो चीज़ आज भी मुझे ध्यान आती है। तो लोग जैसे पूछते हैं कि आप आईएएस बने तो क्या चाहिए, ऐसा क्या करना चाहते हैं, तो वो तो काफ़ी चीज़ें तो क्लियर हैं, बट ये ज़रूर क्लियर है कि जो नहीं चाहते हैं वो भी एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि दोबारा कभी ऐसा ना हो कि आपको ये एक्सपीरियंस जिसमें मैं खाने के लिए 2 रोटी अगर मैं चाह रहा था ले लूँ तो वो भी नहीं थी। तो वो एक्सपीरियंस मुझे हमेशा मोटिवेट करता था। जब भी मोटिवेशन डाउन होता था तो आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इट एंड प्रोसीड अहेड। जैसे कि आपने कहा कि आपका को करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रहा है, ठीक है, तो स्कूल या कॉलेज के दौरान जब आप आईआईटी में अध्ययनरत थे उस दौरान आप रेगुलर स्पोर्ट्स या को करिकुलर एक्टिविटीज और दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज में आपका इन्वॉल्वमेंट रहता होगा। ये जो आपने जितना भी टेन्योर रहा हो, साल 2 साल 3 साल जो भी तैयारी, जिस दौरान आपने यूपीएससी की तैयारी करी, इस दौरान आपने कुछ इस तरह की जो स्पोर्ट्स या दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज है, इन सब में आपने आप इन्वॉल्व रहे या आपने बिल्कुल इनको पूरी तरह से उस दौरान त्याग दिया था? देखिए, बचपन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि आपको दिन में एक बार अपना पसीना निकालना ज़रूरी है। आप खेल के निकालें, चाहे आप कुछ भी करके निकालें। मेरे पिताजी गार्डनिंग करते हैं सुबह 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, आप उससे भी कर सकते हैं। बट आपको एक पसीना निकालना ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी का एक बैलेंस बना रहे। प्रिपरेशन के दौरान आप अपनी अनफिट बॉडी लेके तो पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, अदरवाइज़ एनर्जी नहीं है, आप स्लीपी फील कर रहे हैं तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो उस दौरान क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स तो एक्टिविटी हम लोग की हो नहीं सकती थी, दिल्ली में थे, बेघर ही थे एक तरीके से, तो एक कमरे में क्या स्पोर्ट्स खेल लेंगे। अब कोई जिम ज्वाइन कर लेता है या कोई क्लब ज्वाइन कर लेता है तो फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो उस समय दिल्ली में पार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, जिस एरिया में राजेंद्र नगर के हम लोग रहते थे। तो सुबह जैसे ही उठते थे तो पढ़ने के बाद, फ्रेश होने के बाद और थोड़ा सा योगा वोगा करते थे जैसे ही सूर्योदय होता था, और उसके बाद जॉगिंग करने जाते थे। ओके। तो मुझे अभी भी लगता है, मैं सबसे यही कहता हूँ कि कुछ भी नहीं खेलने को मिलता है या कुछ भी खेलने का मन नहीं है, आता नहीं है, तो आप तो अपना जॉगिंग करें। तो 15 मिनट, ज़्यादा भी नहीं, 15 मिनट में मुझे लगता है 2.5-3 किलोमीटर दौड़ के पसीना बहाते थे और फिर वापस आते थे और फिर अपना दिनचर्या चालू करते। यानी कि आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको आपका ये संदेश है कि आप पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पर भी थोड़ा सा समय उनको देना चाहिए। देखिए, मैं आज भी कहता हूँ, जब अभी भी मैं जो खेलता हूँ या जो करता हूँ, उसमें लोग पूछते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्यों है आप फिट हैं, तो मैंने यही उनको भी सजेशन है कि आपका दिमाग तभी स्वस्थ रहेगा जब आप अपने शरीर का उसको योगदान देंगे।
तो पढ़ाई में तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं जनरली, बहुत से एक्सेप्शंस होते हैं कि बहुत ही आलसी हैं तो भी पढ़ रहे हैं, अच्छा है, वो बिल्कुल अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव नहीं करता है। कई लोग जैसे जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनको ये सलाह दी जाती है कि आप ये खेल और ये सब सारी चीज़ें यदि आप कर रहे हैं तो ये आप बंद कर दीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, सुबह का तो ये स्वेटिंग का मेरा आज भी है, सुबह मैं तब भी करता था। मैं यही कहूँगा कि आप सुबह उठिए और एक बार अपना जितना फ्रेश ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, आपका ब्रेन फ्रेश ऑक्सीजन लेगा तो आपका बढ़ता है आपके बॉडी में उसको। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर या एक्सपर्ट बोलेगा कि ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर स्टडीज। सेकेंडली, पानी आप जितना पियेंगे आप ऑक्सीजन लेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, प्यास बढ़ती है तो आपको वाटर चाहिए। योर बॉडी इज 75% ऑफ वाटर, तो यू आर मेकिंग, योर ब्रेन इज ऑल्सो कंपोज ऑफ वाटर, तो आप उसी को हेल्प कर रहे हैं। और इवनिंग में, ये मिस्टर बंसल ने मुझे सिखाया था कि जीवन में कुछ भी हो जाए बेटा, जब सूर्य अस्त होने वाले को, जिसको गोधूली बेला बोलते हैं, ट्वाइलाइट बोलते हैं, शाम को 5 से 6 का जो समय रहता है, उस समय घर में नहीं रहना है। उस समय पढ़ना भी है तो आप किताब लेके बाहर जाके बैठिए, ताकि आप उस वातावरण से जुड़ें। तो दिल्ली में भी आईएएस के प्रिपरेशन के समय मैंने कभी 6 बजे के बाद तो पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन 5 साढ़े 5 बजे हम लोग बाहर चले जाते थे कि चलो यार थोड़ा जूस पियेंगे, थोड़ा पार्क में जाके लोगों को देखेंगे कि क्या है, मतलब वातावरण मतलब इस कैसा। दौरान आकाश के नीचे रहना चाहिए। आकाश के नीचे रहना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द डे और एंड ऑफ द डे आप नेचर के क्लोज रहेंगे तो आपको फाइन, मतलब अच्छा थोड़ा सा फील अच्छा होगा। लगता है। ठीक है। तो रात को, शाम को भी एक वॉक जरूर लेनी चाहिए आदमी को, ब्रिस्क वॉक करके आप जो भी करके। और मॉर्निंग में तो कंपल्सरीली आई विल सजेस्ट स्टूडेंट्स टू डू सम दीस फिजिकल एक्टिविटीज। ओके ओके। सर, हरदा से भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या संदेश है? हरदा के और बाकी सभी जगह के लोग जो ये देख रहे हैं शो, उसमें स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि भले ही आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दें या कोई भी एग्ज़ाम दें, पहले आपको इस चीज़ को मानना और एक्सेप्ट करना होगा कि कोई भी एम बहुत हाई नहीं होता है। अगर अब भगवान ने आपको इतना दूर तक लाया है कि आप कोई ऐसा सपना देख सकते हैं, तो उसको पाना बहुत कठिन नहीं है, कि आप ऑनेस्ट प्रयास करें और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर्टिकुलरली यूपीएससी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मैंने, जब मैं तैयारी कर रहा था 2012 में, तो उस समय के आसपास के टॉपर थे, उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कि ये इंडिया का ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप, उस समय शायद आज भी पता नहीं कितना, उस समय एंट्रेंस का जो फीस होता था, फॉर्म का जो फीस होता था, वो 100 रुपये होता था। तो वो ये कहते थे कि ये ऐसा एग्ज़ाम है जो 100 रुपये की फीस में आप क्लियर कर सकते हैं और कुछ नहीं चाहिए। 2 रुपये का पेपर प्रतिदिन पढ़ना है, मतलब 60 रुपये का मंथली खर्चे में आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आप अगर अपने ऑनेस्टली आप इसको अगर आप परस्यू करते हैं, तो ये बहुत इजीली आप इसे क्रैक कर सकते हैं। जब हम लोग भी दे रहे थे तो एक मैं सुनता था कि पहली बार में नहीं होता है, अभी तो आपको पहले प्रीलिम्स दे रहे हैं, फिर आप मेंस देंगे, फिर देखिए एग्ज़ाम कैसे होता है, आप समझिए। मुझे ऐसा ही लगता था कि ये सब चीज़ों का कोई प्रिंसिपल नहीं है। आज भी और तब भी बहुत लोग ऐसे हैं जो पहली बार में इसको क्रैक करते हैं, दोबारा देने की ऐसा नहीं है कि ज़रूरत या कंपल्शन है। तो ऑनेस्ट अगर आप अपना एफर्ट्स इसमें देंगे और डिस्ट्रैक्शंस को जितना कम रखेंगे, जनरली विद द कमिंग ऑफ सोशल मीडिया, पढ़ाई के बीच मुझे लगता है अभी सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो है वो सोशल मीडिया और जो गैजेट्स आपके हाथों में अवेलेबल हैं, कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन कोई चीज़ पिंग हो गई, नोटिफिकेशन पॉप हो गया, तो आप अपना बुक्स छोड़ के आप वहाँ चले जाते हैं, देन यू स्टार्ट डूइंग अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सो आई विल से कि डिस्ट्रैक्शंस चाहे वो ज़ीरो रखें। एंड लास्टली, आप अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की अगर आप बातें मानेंगे, तो मुझे नहीं लगता लाइफ में कोई भी एम ऐसी है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। ओके सर, हम जो स्टेट सर्विसेज की बात करें, एमपीपीएससी, तो एमपीपीएससी में हरदा में अभी 2 साल पहले 4 या 5 सेंटर्स बने थे। मतलब मेरे ख्याल से 2015-25 स्टूडेंट्स ने हरदा सेंटर से एग्ज़ाम दी थी। अभी जो इस वर्ष जो एग्ज़ाम हो रही है, इसमें मात्र 2 सेंटर बने हैं और लगभग 500 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो कि हरदा सेंटर पे अपीयर हो रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि छोटे शहरों से जो पीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो पीएससी की एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या कम हो रही है? इसको जनरलाइज तो इतने इजीली नहीं किया जा सकता है, बट एक आप ये जरूर कह सकते हैं कि आज के समय पे जितने एवेन्यूज़ हैं, जो एवेन्यूज़ हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं।
आपने अपने समय में देखा होगा, मैं अपने समय भी बिलीव करता हूँ कि बड़े कॉमन से होते थे कि आप डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे, क्वेश्चन रहता था। आज के टाइम पे इतने सारे स्ट्रीम्स आ गए हैं, पर्टिकुलरली कॉमर्स, आर्ट्स, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के कारण एवेन्यूज़ बढ़े हैं। और हरदा के विषय में बात किया जाए तो हरदा एक अपने आप में काफ़ी संपन्न इकोनॉमी भी है। तो ये सेंटर्स और नंबर्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट आज भी मैं यही देखता हूँ कि सिविल सर्विसेज और इन सब के प्रति बच्चों का झुकाव है। बट मेरा यही मानना है कि जिसको जैसा अपने लाइफ में एक मीनिंगफुल जो भी रिसोर्स है वो करना चाहते हैं, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। ओके सर, हरदा जिले में कलेक्टर के रूप में आपकी नियुक्ति को लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। इस 1 वर्ष के दौरान ऐसा कोई वाकया जो आपको काम करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो और उन चुनौतियों से आपने कैसे निपटा? हरदा में जब मेरी पदस्थापना हुई थी तो उस समय जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एक दुखद यहाँ पे हादसा हुआ था, एक घटना ऐसी हुई थी जिसमें काफ़ी क्षति हुई थी लोगों को, और अपने यहाँ पे लोगों ने 13 लोगों ने उनकी जान भी खोई। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि इस पूरे जो व्यवस्था है इसको सामान्य ट्रैक पे लाना, लोगों की लाइफ में एक मुझे ध्यान है जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक ऐसा डल सा ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर लगता था, क्योंकि सब उस चीज़ से हिले दहशत में थे। तो वो एक चुनौती थी, परंतु सबसे बड़ी चुनौती जो मैं कहूँगा उस समय की जो पीड़ित थे उनको वापस उनके लाइफ में बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए, और जो कंपनसेशन दिलाने हैं, और जो इसमें ऐसे कल्प्रिट्स थे जिनके द्वारा ये किया गया उन सबको उनको भी कार्रवाई को अंजाम देना, और एक जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट होता है बीइंग अ कलेक्टर की ऐसे घटना दोबारा ना हो, वो एक इंश्योर करना, भले ही वो घटना रिलेटेड टू नॉट विद द फटाका बट विद एनी अदर एक्सप्लोजिव और एनी मेजर एक्सीडेंट दैट कैन हैपन। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। आज भी मैं मान सकता हूँ कि लगभग 11 साल हो गए करियर में, बट ये 1 वर्ष में जो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे फरवरी में, मार्च, अप्रैल में रहा, वो एक चुनौती काफ़ी ओके सर, हरदा जिले में युवाओं के रोजगार के दृष्टिकोण से यदि देखें तो कौन से सेक्टर्स में आपको संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं? देखिए, हरदा जिला मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत ही पोटेंशियल रखता है बहुत सारे सेक्टर्स में। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो हरदा इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन इंदौर एंड भोपाल। तो आपको दोनों से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। अभी अगर ये हाईवे, नेशनल हाईवे पूरा बन जाता है तो इंदौर की आपकी दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। भोपाल भी आज भी इतना ही समय लगता है, तो लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे नर्मदा किनारे होने के कारण वाटर रिसोर्सेज अच्छे हैं, आपका कैनाल्स के थ्रू इरिगेटेड लैंड काफ़ी है, और निजी बोरवेल्स भी हैं, तो वाटर सप्लाई का भी ऐसा इशू नहीं है। तो इंडस्ट्री के लिए यही 2-3 चीज़ें मेन होती हैं। तो हरदा में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बहुत है, और यहाँ जैसे मैंने आने के बाद देखा, जो मुझे भी यहाँ आने के पहले उतना आइडिया नहीं था, कि जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ हैं, चाहे वो टिम्बर की हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हो, आप कभी उनको देखें, उनसे बात करें, दे आर फ्लोरिशिंग लाइक एनीथिंग। इवन जो अभी यहाँ की मेन इकोनॉमी है एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर भी देखें जो अब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से हटके कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक इज़ वन सेक्टर। देन अगेन जो कैश क्रॉप्स वाला यहाँ पे अभी सिस्टम है, चाहे वो मिर्ची चिली का हो, चाहे वो नॉन ट्रेडिशनल सब्जियां होती हैं जैसे शिमला मिर्च और अन्य चीज़ों का हो, स्पाइसेस का भी यहाँ पे है। तो एग्रीकल्चर में भी नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो एक रहता है प्रॉफिट मोटिवेशनल, वो है। एंड लास्टली आई विल से लॉजिस्टिक्स का यहाँ बहुत अच्छा है। अच्छा, लॉजिस्टिक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पहले तो जो वेयर हाउसेस थे उनके कारण भी था, परंतु अतिरिक्त इसके भी, क्योंकि ये जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, इन सब के लिए यहाँ से बहुत ट्रैफिक, अगर आप कभी इसका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे निकलता है, और चाहे वो नागपुर इंदौर का ट्रैफिक हो, इस कारण से लॉजिस्टिक्स का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। एंड लास्टली आई विल से हरदा, क्योंकि एक बहुत ही नेचुरली डाइवर्स और ब्यूटीफुल जगह पे है, नर्मदा किनारे है, और यहाँ पे जंगल जो बोरी रेंज के लगते हैं वो भी है, तो इस कारण से टूरिज्म का पोटेंशियल यहाँ मुझे लगता है जो सबसे इजीली टैप आदमी कर सकता है वो टूरिज्म
यहाँ पे बहुत अनटच्ड सेक्टर है जिसमें यूथ को बिल्कुल इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, जैविक कृषि, यहाँ पे जो जैविक कृषि और पशुपालन, इसमें आपको क्या लगता है, इसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हरदा जिले में है? देखिए, जैविक कृषि इज द फ्यूचर, ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्यूचर है, बिल्कुल है। और इसमें ना केवल हरदा, मैं ये कहूँगा कि इसमें तो हर जगह अथाह मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटीज़ हैं। हरदा पर्टिकुलरली बिकॉज ये बहुत ही एग्रीकल्चरली रिच है, नर्मदा जी के किनारे होने के कारण यहाँ की सॉइल बहुत रिच है। प्रोडक्टिविटी नॉर्मली आप देखें किसी भी क्रॉप में, किसी भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हाईएस्ट मिलती है। तो बिल्कुल जैविक खेती का यहाँ बहुत अच्छा वो है। एंड अगेन, जो ये बड़े बड़े महानगर जो हैं जहाँ पे इनको ज़्यादा डिमांड भी आती है, तो उन चीज़ों के लिए यहाँ से डिस्टेंस भी कम है, तो मार्केट भी आपके पास रेडिली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ऐसे जगह पे उसको जैविक खेती को कर रहा हूँ जहाँ से मुझे ट्रांसपोर्ट करके किसी जगह पे लाने में ही इतना खर्चा आ रहा है, तो जैविक कृषि उतनी प्रॉफिटेबल नहीं रहती है। बट ये लैंड रिच एरिया होने के बावजूद भी आप देखिए, इंदौर, भोपाल, इवन नागपुर अगर आप देख लें, तो जब ये हाईवे से आप जाएंगे तो नागपुर इज नॉट वेरी फार अवे। तो ये 3 बड़े बड़े महानगर 2 राज्य के अगर यहाँ पे इतने समीप हैं, तो जैविक कृषि का बिल्कुल बहुत अच्छा यहाँ का भविष्य है। पशुपालन? पशुपालन, अगेन आई विल से कि पशुपालन में डेयरी का आपके मिल्क का डिमांड जो है विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के। तो पशुपालन में आपका, चाहे वो आप ट्रेडिशनल डेयरी में जाएं थ्रू कैटल्स, काउज एंड ऑल, और चाहे वो आप गोट फार्मिंग के थ्रू जाएं। और पशुपालन को सिर्फ अब हमको दूध से या इन सब चीज़ों से, डेयरी प्रोडक्ट से नहीं देखना चाहिए। उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो खाद बीज के हों, आप आज के टाइम पे देख सकते हैं जो इवन जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट जिसको पहले माना जाता था, आज उसको भी आप गौकास्टिंग के थ्रू, चाहे आप गमला बना सकते हैं, अब उसके ब्रिक्स भी बन सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो भी अब इतने, विद द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी, वो भी उसको इतना डाइवर्स यूज़ है। तो पशुपालन अपने आप में यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल यहाँ के लिए भी, और मैं कहूँगा कि ये हर जगह अप्लाई होता है। और हरदा में अभी अपन खास बात कर रहे हैं, तो हरदा के विषय में तो बिल्कुल पशुपालन को अच्छा स्कोप अभी है। ओके सर, आपके द्वारा 2 नवाचार यहाँ पर हरदा में किए गए हैं जिनकी काफ़ी चर्चा है। एक है रेवा शक्ति अभियान और दूसरा है हृदय अभियान। तो ये हमारे दर्शकों को बताइए, ये क्या है और आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया इन अभियानों को यहाँ पे प्रारंभ करने का? हरदा में, जैसा अभी मैंने आपको बताया, जब ज्वाइन किया था तब एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डिफरेंट था। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में ही लगे थे, एंड देन इलेक्शंस आ गए, और उसके बाद आता है बोर्ड का परिणाम। उसके बाद सामान्य रूप से जब हम लोग चीज़ें देख रहे थे, उस दौर पे भी देख रहे थे, कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ रही थी कि एजुकेशन में कुछ जगह बहुत ज़्यादा पीछे था, मेल नॉरिशमेंट भी बहुत ज़्यादा पीछे था कुछ जगहों पे, और कई जगहों पे एमएमआर भी बहुत ज़्यादा था, जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि बॉटम 50 विलेजेस निकालिए आप जहाँ पे सबसे कम परिणाम शिक्षा के आए हैं, और बॉटम 50 ऐसे गांव निकालिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा कुपोषण है, या सबसे ज़्यादा आपका ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को इशू होता है। और हम लोगों ने जब मैच किया तो देखने में आया कि उसमें से 44 गांव, हमारे 44 गांव कॉमन थे, जो हेल्थ में भी डाउन सबसे बॉटम थे और इसमें भी सबसे बॉटम थे, एजुकेशन में भी। तो हम लोगों ने एक अभियान, इसको नाम हृदय अभियान दिया, ये चालू किया, जिसमें हमारा जो मेन एम था वो ये था कि महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के एक संयुक्त टीम के द्वारा इसको अप्रोच किया जाएगा। इसमें राजस्व की टीम, हमारे जो पटवारी थे, इन्होंने बहुत सहयोग किया, और हमारे जो सचिव और ग्राम रोजगार सहायक इसमें ग्रामीण विकास की टीम थी, उनको भी हम लोगों ने सहयोग लिया, स्व सहायता समूहों को जोड़ा, और घर घर जाके लगभग 9,500 परिवारों को हम लोगों ने चेक किया, जिसमें लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों का सर्वे किया गया, उनका जांच की गई, और उसमें ये पाया गया कि यहाँ बच्चों का कुपोषण लगभग ऐसे 250 बच्चे हम लोग को मिले, टू बी एग्जैक्ट 225 बच्चे मिले जो कुपोषित थे, और लगभग 1752 ऐसे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और लगभग हमारी 450 ऐसी महिलाएं थीं जो हमारे एएनसी रजिस्ट्रेशन में नहीं थीं, उनको कवर नहीं कर पाए थे हम, जिस कारण से होम डिलीवरीज भी हो रही थी और मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट ज़्यादा था। इन सबको हम लोगों ने अप्रोच किया, और एक संयुक्त दल के माध्यम से सभी को हम लोगों ने ट्रैकिंग चालू की, और जो परिणाम आए वो बड़े अच्छे, चौंकाने वाले थे। कुपोषण के लिए हम लोगों ने
मोरिंगा का जो सहजना का जो पाउडर होता है उसका सेवन कराया। तो 225 में से आज के टाइम पे सभी बच्चे कुपोषण से बाहर हो गए। स्कूल के विषय में 1752 जो बच्चों का हम लोगों ने देखा था, उसमें से लगभग हम लोगों ने 750 बच्चों का वापस एडमिशन कराया। कुछ बच्चे क्योंकि जो स्कूल थे वो दूर थे या सत्र थे जो चालू हो गए थे, इस कारण से वो नहीं किए, तो उनका प्राइवेट बोर्ड्स के थ्रू एडमिशन कराया। और जो हमारी सभी महिलाएं थी, 982 महिलाएं टोटल हमें ऐसी मिली जो एएनसी रजिस्ट्रेशन के पात्र थी, और उनमें से 128 महिलाओं को हम लोगों ने हाई रिस्क में चिन्हित किया। और ये प्रयास रहेगा कि इस बार उस क्षेत्र में हमारा 0 मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट रहेगा। दूसरा जो अभियान हम लोगों ने चालू किया, जिसका नाम रेवा शक्ति माँ नर्मदा के नाम पे, माँ रेवा के नाम पे रखा गया है। हरदा अपने आप में आप देखें तो एक काफ़ी संपन्न, आर्थिक भी देखा जाए तो संपन्न है और प्राकृतिक संपन्नता भी है। परंतु यहाँ पे जो देखा गया कि सामान्य तौर पे समीक्षा के दौरान कि जो सेक्स रेशियो होता है, जिसमें कि आप कितनी महिला पुरुष का भी रेशियो देखते हो, जो गर्ल चाइल्ड रेशियो भी रहता है, वो काफ़ी कम था। तो एक चौंकाने वाला सब्जेक्ट था ये विषय। अभी पर्टिकुलरली देखा जाए तो 894 है वो। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रेवा शक्ति का चालू किया गया, जिसमें हम लोगों ने जितने भी ऐसे एसोसिएशंस हैं, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, व्यापारी संघ रहे, होटलियर्स के रहे, इन सब से एक चर्चा की कि इनको बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उन सब ने वॉलंटरीली काफ़ी अच्छे हम लोगों को इसमें सुझाव भी दिए, और सहयोग के विषय में जो उन्होंने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए वो भी रहे। और शासकीय हम लोगों ने सभी कार्यालयों में भी ऐसे पालक जिनकी सिर्फ बच्चियां ही हैं, उनको चयनित करने के बाद एक कीर्ति कार्ड उनको जारी करके कीर्ति कॉर्नर बनाया है कि यदि ऐसे पालक आते हैं जिनकी सिर्फ बच्ची ही है, चाहे 1 या 2 बच्चियां हैं, तो उनको हम लोग एक बड़े सम्मान का आभास कराएंगे, चाहे वो हमारे शासकीय कार्यालयों में किसी आवेदन के लिए आए, शिकायत के लिए आए, या किसी और निकार से आए। तो इसका जो टोटल एक जो फ्लेवर है वो ये है कि ऐसे जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं जिनके गर्ल चाइल्ड ही है, उनको हम लोग एक प्राउड फीलिंग करा पाए, और एक छोटा सा एक माहौल हम लोग बनाने का यहाँ पे प्रयास किया है कि गर्ल चाइल्ड को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो चल रहा है अभियान, उसको हम लोग और कैसे बढ़ावा दे सकें। तो इसके पूरे फिलॉसफी के साथ हम लोगों ने रेवा शक्ति अभियान चालू किया है। तो आपका ये जो रेवा शक्ति अभियान है, हृदय अभियान है, दोनों निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र अभियान है, और ये दोनों अभियान बहुत अच्छे हैं। ऐसी क्या व्यवस्था आप करना चाहेंगे ताकि ये आपके जाने के बाद भी ये अभियान हरदा जिले में निरंतर चलते रहे? देखिए, एक बहुत अच्छा एक डायलॉग है कि डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन डूइंग डिफरेंट थिंग्स, बट डू थिंग्स डिफरेंटली। और यदि मैं पूछूं कि हमको आईएएस में भी यही सिखाते हैं कि आपको अलग चीज़ करना जरूरी नहीं है, आपको चीज़ों को अलग तरीके से करना ताकि उसका रिजल्ट अच्छा है, वो जरूरी है। इसमें भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने कोई किया तो कोई मुझसे बोलेगा कि कुछ नवाचार किया गया, तो हम यही कहेंगे कि इसमें कुछ नवाचार नहीं। इसमें महिला बाल विकास की ही टीम है, स्वास्थ्य की ही टीम है, शिक्षा की टीम है, वही काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी कर रहे थे। इसका एक अप्रोच चेंज हुआ है, इसलिए इसको ये कहना कि ये किसी पर्टिकुलर एक गाइडेंस की इनको जरूरत रहेगी या एक किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी, वो नहीं था। वो एक पर्सपेक्टिव चेंज करने का इन दोनों में प्रयास किया गया है। सेम रेवा शक्ति है, रेवा शक्ति में एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ भी एज सच नहीं दिया जा रहा। आप देखें, यहाँ के जो नागरिकों ने जो कमिट किया है, यहाँ के लोगों ने खुद इसको किया है, और इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, जो लोग बढ़ के सामने आए हैं, वो अब ऐसा एक आंदोलन जैसा बन गया है कि रोज़ हमारे पास फ़ोन आते हैं कि सर हमको भी इसमें जुड़ना है, चाहे वो हितग्राही हों, उसके जो बालिका के पालक हैं, और उनसे ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि सर मैं भी इसमें जुड़ना चाहता हूँ, मुझे भी सर ये उनको सम्मान देना है। तो उस चीज़ को डिमोलिश करना, और देखिए आप देख रहे होंगे कि शासन या मेरे तरफ से अभी पिछले 1 माह से या 1.5 माह से ये चल रहा है, हम लोग ऐसा कोई उसको हम लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं, अब वो सेल्फ ड्रिवन है। करेक्ट। तो एक जो आप एक मंशा पढ़ेंगे, जो जिस मंशा से कहते हैं ना, कोई भी सिस्टम लाया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट का सिस्टम हो, चाहे आप भी नहीं चाहते होंगे कि कोई प्राइवेट स्कूल का बच्चा हमेशा उस प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसको आप स्वावलंबी बढ़ा के उसको आप करना चाहते हैं। तो सेम ऐसा ही होता है कि सिटीजन को भी एक स्वावलंबन की ओर लेके जाना, और एक सोसाइटी को एज अ होल
स्वावलंबन की ओर लेके जाना कि वो सेल्फ रेगुलेटेड, जैसे यूनिवर्स इज सेल्फ रेगुलेटेड, उसको कोई सुबह उठ के चलाता नहीं है। प्रकृति ही, उसका नियम ही सेल्फ रेगुलेशन है। पेड़ पौधे अपने आप Correct. बढ़ते हैं, नदी अपने आप बह रही है, किसी को धक्का नहीं देना पड़ता। तो ये सिस्टम जो अभी हमने इन दोनों अभियान में बनाया है वो सेल्फ रेगुलेटेड है। जिन बच्चों ने मोरिंगा पाउडर खा लिया है, जिन बच्चों को दिया जा रहा है, उनके पालकों ने मान लिया, वो एक एटमॉस्फेयर बन गया है कि अच्छा है यार ये खाने से बनेगा, तो वो एक कुपोषण से या उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। और सेम रेवा शक्ति का है, जिसमें पालकों को, हम लोगों को प्रेरित करना था वो भी प्रेरित हो रहे हैं, एक भावना थी वो बदल रही है, और जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि एक नागरिक के माध्यम से ही चलेगा, और मैं यही अपना विश भी करूंगा कि ये हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। हरदा जिले के विकास के लिए आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? हरदा जिले में देखिए, शासन की सभी जो योजनाएं चल रही हैं उसके अंतर्गत ही हम लोग सभी काम करेंगे। और अगर प्राथमिकता देखी जाए तो मेरी, अगर व्यक्तिगत मैं बोलूँ तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का रहेगा, हम लोगों का रीडेंसिफिकेशन, पुनः घनत्वीकरण की ओर ध्यान दिया जाएगा विशेषकर। इसके अतिरिक्त जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की जो स्कीम्स अभी फ्लैगशिप चल रही हैं, उनको हमको 100% सैचुरेट करना है। अभी राजस्व के जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारीगण हैं वो फील्ड पे रहें, चाहे वो विभाग स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, वो भी फील्ड पे रहे, टाइमली सर्विस डिलीवरी दे, उसको मेंटेन करना भी एक प्रायोरिटी रहेगा। और रिडेंसिफिकेशन के माध्यम से जो हम लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं उसमें स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़, वो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा उस पर फोकस किया जाए। यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है स्पोर्ट्स के लिए। और हमारे माननीय जैसे आप देख रहे हैं खेलो इंडिया और ये सब भी जो हमारे अभियान चल रहे हैं, जिससे कि काफ़ी अभी बढ़ावा भी मिला है, तो स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी है जिसको हम लोग थोड़ा सा और सुदृढ़ करेंगे। ओके सर, एक कलेक्टर का जॉब आसान नहीं होता, हम समझ सकते हैं। दिन भर बहुत सारे प्रेशर्स आते होंगे, पब्लिक का प्रेशर और भी दूसरे प्रेशर्स। इन सब से आप कैसे निपटते हैं और अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करते हैं, और आपकी एक दिनचर्या क्या होती है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। जी, जनरली दिनचर्या मेरी आज भी वही है जो स्टूडेंट लाइफ में रहती थी, क्योंकि उस टाइम जो बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है वो, उसको तोड़ना में आपको मतलब कोई ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो जनरली मैं जल्दी उठता हूँ, आज भी कोशिश करता हूँ कि मैं 4 बजे तक आई गेट आउट ऑफ माई बेड, बिना किसी अलार्म के उठता हूँ। ऐसा नहीं है कि 4 अलार्म बजे? लगा के उठना पड़ता है। तो सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद आधे घंटे अपना फ्रेश होके थोड़ा आई मेडिटेट वाइल, थोड़ा सा आप अपने थॉट्स के साथ। मेडिटेशन का मतलब नहीं कि मैं किसी मुद्रा में बैठ के ध्यान लगा रहा हूँ, बट ये है कि आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो लगभग आधे घंटे के लगभग उसमें आई रिफ्लेक्ट ऑन माई सेल्फ, और फिर उसके बाद 1 घंटे मैं कुछ पढ़ता हूँ अपना। कई बार वो ऑफिस रिलेटेड भी हो सकता है, कई बार वो ऐसी चीज़ें हैं जो कभी आपकी खुद की पुस्तक या फूड फॉर थॉट जिसको कहते हैं, कि आप अपने थॉट्स को डेवलप करते हैं। जैसे ही सूरज उगता है, मतलब हम लोग को जो मैंने अभी बताया था बचपन से जो सिखाया गया है, जैसे ही भोर होती है तो फिर मैं अपने एक घर के प्रांगण में थोड़ा सा वॉक करता हूँ। गार्डनिंग का मुझे भी बहुत शौक है, वो मेरे दादी और मेरे पिताजी से मिला है, तो गार्डनिंग अपने सभी फूल पत्तियों से मिलता हूँ। मैंने बहुत सारे पेट्स रखे हैं घर में, आई हैव डॉग्स, तो उनके साथ थोड़ा लाइवली सा फील होता है। और लगभग 7 साढ़े 7 तक उनके साथ और अपने घर में टाइम बिता के देन आई गो फॉर प्लेइंग टेनिस या साइकिलिंग करने निकलता हूँ। जो भी मौसम जैसा होता है या जैसा कंपनी भी कभी कभी जैसे रहती है। उसके बाद क्योंकि जैसा आपने बताया कि जॉब डिमांडिंग रहता है, वी नेवर नो कि व्हेन द कॉल विल कम फॉर एनी जॉब, बट नॉर्मल रूटीन डेज में 9 बजे तक हम लोग ऑफिस के लिए या टूर के लिए, अगर टूर निकलना है तो कई बार और जल्दी 8 बजे मैं निकल जाता हूँ। तो एक सुबह का जो ये मेरा 4-5 घंटे का एक अपना सेल्फ के साथ टाइम है, ऑन एन एवरेज देखा जाए नॉर्मल डेज में 4 से 9 बजे तक का, उस 5 घंटे में वो सेल्फ को हम दे पाते हैं, ताकि नेक्स्ट जो भी टाइम या चैलेंजेस जो आए उनको हम लोग थोड़ा हेल्दीली और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसको हम लोग फेस कर पाएँ।
और इवनिंग्स जनरली अगर नॉर्मल है तो हम लोग 7:30 तक मैं ऑफिस से वापस आ जाता हूँ, और अगर कुछ ज़्यादा ऐसा कोई डिमांडिंग सिचुएशन नहीं है तो 7:30 आई कम बैक, एंड अर्ली डिनर आई ऑलवेज टेक। डिनर जनरली अवॉइड करता हूँ मैं, तो जो भी सूप या कुछ हल्का फुल्का लिया और खाना खाया, और फिर कैच द बेड बाय 9, यही एम रहता है। तो 9:30 10 o'clock, कभी कभी 10:30, कभी कुछ देखने का मन हो गया, पढ़ने का मन हो गया तो 10:30 11 o'clock तक आई स्लीप। देखिए जनरली जो मैंने आपको अपना समय का दिनचर्या बताई वो एक सामान्य दिन की है, परंतु कई बार ऐसा भी रहता है कि समय आप दिनचर्या तो छोड़िए, सोने का भी नहीं मिल पाता है और खाने का भी नहीं मिल पाता है। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस रहती हैं, तो उस समय आपको ये भूलना पड़ता है कि आप इंडिविजुअल हैं या कुछ हैं। उस समय सिचुएशन अगर आपको डिमांड कर रही है आपकी प्रेजेंस या आपका डिसीजन मेकिंग, तो आप फिर उस पर फोकस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई केम टू ज्वाइन इन हरदा, उस समय जो एक हादसा जो हुआ था, उस समय मैं और एसपी साहब दोनों साथ में ही आए थे। तो हम सिर्फ और सिर्फ सर्किट हाउस में जब रुके थे तो आधे या 1 घंटे के लिए हम लोग दिन में एक बार जा पाते थे, वो भी इसलिए कि थोड़ा सा कपड़े बदल लें और एक मुंह हाथ धो के फिर वापस आके फिर ऑफिस। तो ऑफिस ही उस समय घर था। तो उस समय ये सोचना भी कि मैं अभी सुबह 4 बजे उठ के कोई किताब भी पढ़ पाऊँ या अपने इसका आनंद ले पाऊँ प्रकृति का, वो पॉसिबल नहीं होता है। और प्रयास ये रहता है कि ये कम से कम ऐसी परिस्थिति आए। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का यही एक है कि आपको ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस लीस्ट फेस करनी पड़े। और ये जो हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं, ये बिल्कुल ये बहुत बार आते हैं लाइफ में, और उनको फेस करते समय आपको इंडिविजुअली अप्रोच ना रखते हुए एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आपको अप्रोच कभी सर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में देखिए प्रसन्न रहना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, कूल रहेगा तो ज़्यादा अच्छे निर्णय ले पाएगा, ज़्यादा अच्छी इफिशियंसी के साथ काम कर पाएगा। तो ऐसे प्रेशर के समय में अपने आप को सेल्फ मेंटेन करने के लिए या अपने दिमागी अपने आप को मेंटली फ्रेश रखने के लिए आप क्या करते हैं ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में? देखिए उस समय बेसिकली व्हेन आप लीड कर रहे हो सिचुएशन में, तो आप खुद ना तो आप असमंजसता में रह सकते हैं, और ना ही आप उस समय आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगा कि ऐसी किसी भी सिचुएशन में, तो उस समय मैं यही कहता हूँ कि आप एक इंडिविजुअल उस समय आपके अंदर नहीं रहता है। उस समय मैं नहीं रहूँगा उस समय एज अ कलेक्टर। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरी जो टीम में मेरे मेंबर्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर जो वो डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग को देख रहे होते हैं, तो एक टीम के साथ हम लोग रहते हैं, तो कभी ऐसा अकेला फील नहीं होता है। आपके साथ एक काफ़ी अच्छी टीम वर्क करती है, जिसमें मेरे साथ मेरे कप्तान, मेरे एसपी अभिनव भी रहते हैं, और बाकी आपके पास आपके एसडीएम एसडीओपीज, और जो अगर किसी विभाग का है तो उनकी ज़रूरत रहती है। तो ऐसे में सब एक साथ इसको अप्रोच करते हैं। कई बार ये भी होता है कि किसी को हम लोग कई बार निर्देश बड़े सख्त तरीके से दे देते हैं कि नहीं आपने ऐसा नहीं वैसा नहीं। उससे कभी लगता है हम लोग को खुद रियलाइज़ हो जाता है कि आप अपना कूल लगता है थोड़ा सा खोने वाले हैं, तो वी गेट बैक। और इसमें आपकी टीम इसमें भी हेल्प करती है। जैसे कई बार होता है कि अगर मैं अपना कूल खोने उसको ऐसा लगता है, तो अभिनव विल ऑलवेज कॉल मी बैक कि डोंट वरी सर, वी विल टेक केयर। या कभी मुझे लगता है मेरे टीम का कोई मेंबर नर्वस हो रहा है, तो मैं उसे हिम्मत देता हूँ कि यार आप घर जाइए यार, मैं देख लेता हूँ। तो एज अ टीम, जैसे हर आपने भी स्पोर्ट्स में देखा होगा कि आप कभी भी एक मैच को अकेला खेलेंगे तो नहीं जीत सकते हैं, बट एक टीम के साथ सब कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उस सिचुएशन से जूझने में बहुत मजा आता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एआर ब्रॉडकास्ट में आज आप पधारे और आपके जवाबों ने हमारे दर्शकों को अवश्य ही प्रेरित किया होगा और आपके जवाबों से हमारे दर्शक लाभान्वित हुए होंगे। एआर ब्रॉडकास्ट में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर।